राधोपुर यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स पुणे के बॉयज हॉस्टल की 6ठी मंजिल, जहां सिर्फ सीनियर्स का कब्जा है। वहां के रूम नंबर 603 में छोटू सचिन के साथ साथ 2 और लड़के हैं। एक लड़का लंबी कदकाठी का है, जिसे देखकर साफ कहा जा सकता है कि इसका सबसे पसंदीदा काम जिम जाना है। एकदम गठीला शरीर, पूरे शरीर पर फैट का नामो निशान तक नहीं है, तो सिर्फ मसल्स, जो कि एक लूज काली टी शर्ट में भी छुप नहीं रही हैं। वहीं दूसरा लड़का इसके एकदम विपरीत, एकदम नाजुक है। अचानक देखने से एक बार वो लड़की मालूम पड़ता है। पूरे शरीर पर एक भी बाल नहीं, लेकिन सर के बाल घुंघराले और नरम। चेहरे पर ना दाढ़ी रखना पसंद है और ना ही मूछ। एकदम गुलाबी गाल और सुर्ख गुलाबी होंठ। उसने एक पिंक कलर की टी शर्ट पहनी हुई है। सचिन मुस्कुराते हुए उन दोनों को बता रहा था, भाइयों तुम विश्वास नहीं करोगे, राहुल ने आज तक हमें नहीं बताया। बहुत बड़ा झूठा है वो। बोलता था ना कि मैं तो वर्जिन हूँ, पर वो वर्जिन नहीं है भाइयों। और तो और उसकी एक 4-5 साल की बच्ची भी है। दोनों लड़के एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर उनमें से एक सचिन को बोलता है, अरे जा रे झूठा, हम ही मिलेंगे तुझे सुबह से अब तक, हमको ही बनाने चला तू। अबे राहुल को मैंने आज तक किसी लड़की से अच्छे से बात तक नहीं करते देखा, तू बोल रहा है कि उसकी बच्ची है। वाह रे झूठे। बॉडी बिल्डर रोनी सचिन को लताड़ देता है। फिर वहीं पास में बैठा हुआ ललित थोड़े फेमिनिन अंदाज में कहता है, नहीं यार, राहुल के बारे में तो हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। हमें तो लगता है कि सचिन ही झूठ बोल रहा है। सचिन इन दोनों की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। अरे मत मानो तुम, जब तुम्हें पता चलेगा तभी मेरी बात मानोगे। देख लेना तुम, अभी थोड़ी देर में वो अपनी बच्ची को लेकर यहीं आएगा, तब मान लेना बेवकूफ लोग। रोनी और ललित सचिन को ऐसे हंसते देख गुस्सा हो जाते हैं। रोनी अपने आप को रोक नहीं पाता है। ओ छोटू उस्ताद, ज्यादा हंस मत, नहीं तो दांत तोड़ दूंगा तेरे। सचिन डर के चुप हो जाता है। तभी ललित बीच में बोल पड़ता है, अरे गाइस रिलैक्स, वी आर फ्रेंड्स, ऐसे लड़ो मत। सचिन और रोनी थोड़े शांत होते हैं। ललित वापस बोलना शुरू करता है, सचिन देखो, मुझे तो ये सब इसलिए झूठ लगता है क्योंकि मैंने अभी कुछ ही दिन पहले राहुल से बात की थी। तब तो वो मुझे बोल रहा था कि उसके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो अभी शादी कर सके। वो पहले अपना करियर बनाएगा फिर शादी करेगा। सो यू आर लाइंग। सचिन अपना दायां होंठ उठाकर एक व्यंग्य भरी मुस्कान देता है और बोलता है, मुझे क्या, तुम्हें मानना है तो मानो वरना मत मानो। मैंने तो जो देखा है वही बता रहा हूँ भाई। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो मैंने रूम के बाहर 2 पुलिस वालों को देखा। इसमें एक फीमेल भी थी जो उसके होश में आने का इंतजार कर रहे थे। मैंने दरवाजा खोलकर देखा तो वो होश में आ चुका था। मैंने उन दोनों को बोला कि वो होश में आ गया है, तो वो दोनों भी मेरे साथ रूम में आ गए। और फिर उन दोनों ने उस बच्ची से उसे मिलवाया और बोले ये तुम्हारी बच्ची है, और साथ ही साथ उसे पावर ऑफ अटर्नी भी दिखाई। अब रोनी को थोड़ा विश्वास होने लगा था, ये सब सच में हुआ। अरे और नहीं तो क्या भाई, मैं क्या कोई कहानी सुनाऊंगा तुम्हें। और तो और तुम मानोगे नहीं, वो 4 साल की बच्ची हूबहू राहुल जैसी दिखती है। किसके जैसी दिखती है मेरी बच्ची? अचानक से हॉस्टल के कमरे का दरवाजा खुलता है और राहुल सोना के साथ अंदर आता है। सचिन एकदम से घबरा जाता है और उठकर खड़ा हो जाता है और सीधे सोना के पास जाता है। अरे वाह, आ गई हमारी बच्ची, आजा बेटा आजा, मेरे पास आजा, तुझे गले लगाऊं। वो सोना के पास आने लगता है। तभी राहुल सोना के सामने आकर खड़ा हो जाता है और ललित और रोनी से पूछता है, क्या बोल रहा था ये छोटू? सचिन सकपका कर कहता है, अरे यार मैंने क्या कहा, मैं तो इन्हें सब बता रहा था कि क्या क्या हुआ, और तू इतना क्यों तुम रहा है? और तो और मैं तो यही बोला कि बिल्कुल तेरे जैसी दिखती है। राहुल अभी भी सोना के सामने ही खड़ा था। सचिन समझ जाता है कि राहुल उसे सोना के पास नहीं जाने देगा, तो वो साइड में जाकर खड़ा हो जाता है। अच्छा ठीक है, मत मिलने दे बच्ची से, जा तू भाड़ में। पीछे खड़े रोनी और ललित ये देखकर हंसने लगते हैं। सचिन उन सब से मुंह फेर कर खड़ा हो जाता है। तभी ललित राहुल से बोलता है, राहुल क्या सच में ही तुम्हारी बच्ची है? पास ही खड़ा रोनी भी यही बोलता है, हाँ यार ये सच है क्या? राहुल सोना के सामने से हटता है और कहता है, हाँ दोस्तों, ये मेरी बच्ची सोनाक्षी है, इसे इसकी माँ प्यार से सोना बुलाती है। ललित और रोनी हैरान होकर खड़े रहते हैं और सोना को देखने लगते हैं। थोड़ी देर के लिए कमरे में खामोशी छा जाती है। फिर इस खामोशी को ललित तोड़ता है और सोना के पास जाता है और हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे करता है। वो सोना से बोलता है, हेलो बच्चा, मेरा नाम ललित है, ललित अंकल। दरअसल आज तक सोना अपनी माँ मिली के साथ ही रही थी और मिली ने आज तक उसे ज्यादा बाहर निकाला नहीं था। इसी वजह से सोना एक बेहद शर्मीली बच्ची थी। वो ललित से हाथ मिलाने की जगह राहुल के पीछे छिप जाती है और राहुल मुस्कुराने लगता है।
अरे बेटा आपके चाचा हैं, हाथ मिला लो आप इनसे। राहुल सोना को अपने पीछे से आगे कर देता है। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों को शर्माकर नीचे झुका लेती है और ललित से हाथ मिलाती है। ललित मुस्कुराता है और राहुल की तरफ देखकर बोलता है, सो क्यूट। फिर पलटकर ललित रोनी की तरफ इशारा करता है और बोलता है, बेटा ये आपके दूसरे चाचा हैं, रोनी चाचा। रोनी सोना को देखकर मुस्कुराता है। सोना अभी भी अपनी आंखें नीचे झुकाए हुए खड़ी थी। राहुल अब सोना को वापस अपने हाथों में उठा लेता है और बोलता है, हाँ तो बेटा आप उन छोटू अंकल को तो पहले ही जानती हो, अब ये हैं आपके ललित अंकल और ये हैं आपके रोनी अंकल। सोना दोनों को देखकर मुस्कुराती है। तभी राहुल सोना को लेकर सचिन के पास जाता है। अच्छा अब फालतू मुंह मत बना, ले पकड़ सोना को। और राहुल सोना को सचिन के हाथों में देने लगता है। पहले तो सचिन हैरान होता है, फिर वो सोना को देखकर मुस्कुराता है क्योंकि सोना ने उसकी गोदी में जाने के लिए हाथ फैला रखे थे। सचिन सोना को गोद में ले लेता है। आजा मेरे बच्चा आजा, छोटू चाचा के पास आजा। सोना सचिन की गोदी में चली जाती है। राहुल पलटकर वापस दरवाजे के पास जाता है और वहां जाकर एक थैली उठाता है और उसे टेबल पर रखता है। ये लो पिज्जा तुम सबके लिए, सोना ने कहा था कि तुम सबके लिए पिज्जा लेकर चले तो मैं ले आया। ललित राहुल को ताना मारते हुए कहता है, अरे वाह, जिंदगी में पहली बार राहुल ने हम पर दया दिखाई है। सब हंसने लग जाते हैं। चारों दोस्त पिज्जा खाकर बैठे हैं। खाली पिज्जा के डिब्बे टेबल पर रखे हैं और सोना अपने कुछ खिलौनों के साथ खेल रही है। सचिन उठकर वॉशरूम में जाने लगता है। जाते जाते वो राहुल से कहता है, राहुल पैसों का क्या, तेरे तो महीने के पैसे खत्म हो गए होंगे अब तक। ये बोलते बोलते सचिन वॉशरूम में चला जाता है। राहुल जोर से बोलता है ताकि उसे सुनाई दे, अरे नहीं बेटा, हमारी किस्मत कहाँ आपकी तरह, ये सारे पैसे पहले ही हफ्ते में खत्म कर दें। तभी रोनी अचानक से बोल पड़ता है, पर सच में यार राहुल, तेरी हालत तो हम सब में सबसे ज्यादा खराब है। तू कपड़े तक नहीं खरीद पाता, बाहर खाना नहीं खाता, एकदम फटे हाल रहता है। कुछ कर यार, तू ऐसे कैसे चलेगा। ये बात सुनकर राहुल का मुंह एकदम छोटा हो जाता है। राहुल को ऐसे देखकर पास ही बैठा ललित रोनी को कौनी मारता है और धीरे से बोलता है, अपनी बकवास बंद कर। रोनी राहुल को देखता है। राहुल अपना मुंह लटकाए हुए बैठा होता है और कमरे में एक खामोशी फैल जाती है। सॉरी यार राहुल, मेरा मतलब वो नहीं था, मतलब मैं तो बस। राहुल उसे हाथ दिखाकर रोक देता है। कोई बात नहीं यार, बोल तो तू सही रहा है। 4 साल पहले पूरा परिवार बिखर गया, मैंने जानना भी नहीं चाहा कि कहाँ गए सब। पिछले 4 साल से यहीं हूँ, कहीं जाता भी नहीं, किसी से ज़्यादा मिलता भी नहीं। तो बात तो तू सही कह रहा है। इतने में सचिन वापस बाहर आता है। वो अंदर सारी बातें सुन चुका था। अरे राहुल, ये रोनी तो बेवकूफ़ है, इसका प्रोटीन बंद करवाना पड़ेगा क्योंकि इसके दिमाग की मसल भी मोटी होती जा रही है। ये बोलने से पहले सोच ही नहीं पा रहा बेचारा। ये बात सुनकर ललित जोर जोर से हंसने लगता है। राहुल भी मुस्कुरा देता है। रोनी पहले तो गुस्सा होता है, पर फिर माहौल को हल्का होता देख खुद भी हंसने लगता है। सचिन वापस बात पलटता है, पर यार राहुल, ये तो बहुत गलत रहा। तू बोलता रहा कि मैं वर्जिन हूं, और तेरी ये कितनी बड़ी बच्ची है, साला हमसे छुपाया। सचिन की लाइन सुनकर अचानक से सोना बोल पड़ी, बैड वर्ड छोटू चाचा। सब एकदम हैरान हो जाते हैं। सचिन सोना से पूछता है, विच वर्ड बेटा। सेकंड वर्ड चाचा। सेकंड वर्ड। सचिन सोच में पड़ जाता है। फिर उसे एकदम से याद आता है, ओ हाँ साले। ये बोलकर सचिन अपने मुंह पर उंगली रख लेता है। उप्स सॉरी, वापस बोल दिया, अब नहीं बोलूंगा। सोना वापस अपने खेल में लग जाती है। तभी सचिन बाकी सबसे बोलता है, दोस्तों अब तो सोच समझ कर गालियां देनी पड़ेंगी, हमारे साथ एक बच्ची भी है। सब मुस्कुराने लगते हैं। तभी राहुल सचिन की बात का जवाब देता है, यार मुझे भी नहीं पता था कि इस दुनिया में मेरी कोई बच्ची भी है, और वो भी इतनी बड़ी। ये बोलकर राहुल वापस सोना की तरफ देखने लगता है। सोना अपने खेल में लगी होती है। इतनी मासूम बच्ची को ऐसे खेलता हुआ देखकर राहुल का दिल पिघल जाता है और राहुल वापस उसे एक पिता की प्यार भरी निगाहों से देखने लगता है। तभी सचिन सोना से पूछता है, सोना बेटा आप दही खाओगे, मीठा दही। सोना को पहले समझ नहीं आता, पर मीठा सुनते ही वो हाँ में सर हिलाने लगती है। सचिन फ्रिज खोलता है और उसमें से एक मिष्टी दही निकालकर सोना को दे देता है। सोना दही खाने लगती है। रोनी राहुल से बोलता है, पर क्या सच में राहुल, तुझे पता ही नहीं चला कि तेरी बच्ची भी है। यार सच में नहीं पता था, पर अभी इसको देखता हूं ना तो लगता है कि मेरी बच्ची है, कोई कनेक्शन महसूस होता है यार। ललित बड़ी सावधानी से पूछता है, पर भाई अब तेरा आगे का क्या प्लान है। मेरा मतलब है पैसा कमाने के लिए तुझे डायरेक्शन के लिए प्रोजेक्ट ढूंढने पड़ेंगे, पर अभी सीधे तो कोई तुझे डायरेक्टर बना नहीं देगा।
अभी तुझे इंडस्ट्री में छोटा मोटा काम भी करना पड़ेगा और उसके लिए तुझे दिन रात लगना पड़ेगा, फिर तेरे पास टाइम बचेगा सोने के लिए? ललित की बात एकदम प्रैक्टिकल थी। एक होनहार स्टूडेंट होने की वजह से राहुल को 18,000 रुपये पर महीने की स्कॉलरशिप मिलती थी, जिससे उसका ही खर्च मुश्किल से निकल पाता था। ऐसे में एक बच्ची को बड़ा करना नामुमकिन था। इसके लिए और पैसों की जरूरत पड़ेगी। आखिर एक बच्चे को पालना पोसना भी बड़े खर्चे का काम था। रोनी तभी राहुल को एक ऑफर देता है, देख भाई, अगर तुझे ये सब मुश्किल लगे ना तो तू मेरे शहर औरंगाबाद में जाकर मेरे पापा के साथ होटल के बिजनेस में हाथ बटा सकता है। वैसे भी वो मुझे बोलते रहते हैं कि वापस आ जा, तो उनके लिए तो अच्छा ही होगा ना। राहुल मुस्कुराता है, थैंक यू यार, पर मुझे लगता है कि ये सब अभी ना ही सोचे तो अच्छा है, ग्रेजुएशन सेरेमनी के बाद देखेंगे। राहुल एक गहरी सोच में डूब जाता है। सचिन, ललित और रोनी एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर वो सोना की तरफ देखते हैं। सोना अपने खेल खेलने में बिजी होती है। क्या राहुल सोना की जिम्मेदारी निभा पाएगा? क्या मिली सोना को वापस कॉल करेगी? आखिर राहुल ने अपने दोस्तों से मिली के बारे में बात क्यों नहीं की? इस रोमांचक कहानी में क्या होगा अगला ट्विस्ट, ये जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम के साथ। ये किसी लड़की की आवाज है। राहुल जवाब देता है, जी मैं राहुल बोल रहा हूं, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप कौन बोल रहे हो? मैं मिली बोल रही हूं, सामने से आवाज आती है। राहुल एकदम ठिठक जाता है। उसके लिए यह बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि मिली का फोन कभी राहुल को डायरेक्ट ही आ जाएगा। राहुल थोड़ा अजीब महसूस करता है। तुमने ऐसे अचानक मुझे कॉल कैसे कर लिया? मैं बस तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती थी। ये बात सुनकर राहुल अपनी दोनों भौहें सिकोड़ लेता है। थैंक यू किस लिए? मेरी अभी सोना से बात हुई। उसने बताया कि तुम उसका कैसे ध्यान रख रहे हो और उसे कितना अच्छे से संभाल रहे हो। राहुल मुंह नीचे करके बोलता है, हाँ मेरी बच्ची है तो मैं उसके लिए ये सब तो करूंगा ही ना। वैसे मुझे लगा नहीं था कि तुम उसे इतनी जल्दी और इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लोगे। राहुल को उसकी ये बात पसंद नहीं आती है। मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ काम होगा तो तुम अब रख दो। मिली जोर जोर से हंसने लगती है। अरे वाह, इतना ज्यादा कनेक्ट हो गई हो सोना से कि अब उसके लिए कुछ सुन भी नहीं सकते। वाह। राहुल कुछ नहीं कहता है, वो मन ही मन थोड़ा गुस्सा हो जाता है। अच्छा लाओ तुम्हारा अकाउंट नंबर दो मुझे। राहुल सोच में पड़ जाता है। मेरा अकाउंट नंबर? पर क्यों? देखो मैं भी उसी इंस्टीट्यूट से पास आउट हूं। मैं जानती हूं कि फाइनल ईयर से निकलने के बाद भी कितना टाइम लगता है काम मिलने में। इसीलिए तुम्हारा अकाउंट नंबर दो, मैं तुम्हें हर महीने कुछ पैसे ट्रांसफर कर दिया करूंगी। क्या तुम मुझ पर कोई एहसान कर रही हो? मुझे कम समझ रही हो? मुझे नीचा दिखा रही हो? हाँ। मिली हल्का सा मुस्कुराती है। मुझे पता था कि तुम यही कहोगे। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। राहुल उसकी बात सुन के सोच में पड़ जाता है। फिर राहुल उससे बोलता है, अच्छा वो कैसे? राहुल तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं इतनी बेवकूफ हूं कि जो तुम्हारे बारे में बिना कुछ पता किए अपनी बच्ची को तुम्हारे पास भेज देती? राहुल हक्का बक्का रह जाता है। मैंने तुम्हारे बारे में पहले सब पता किया राहुल, फिर अपनी बच्ची को तुम्हारे पास भेजा। देखो मुझे कोई तुम्हारे एहसान की जरूरत नहीं है। राहुल अपनी आवाज ऊंची कर लेता है। राहुल को ऐसे बात करते हुए सुन मिली भी ताव में आ जाती है और वो भी अपनी आवाज बदल लेती है। मैं कोई तुम्हारे लिए पैसे नहीं देना चाहती राहुल, वो मेरी बच्ची के लिए हैं। वो उसके हक के पैसे हैं। उसे उसके लिए जो कुछ भी चाहिए वो उसके लिए हैं, क्योंकि ये उसी के पैसे हैं। ये बोलते बोलते उसकी आवाज बहुत तेज हो जाती है। इस गुस्से की वजह से राहुल का दिमाग खराब हो जाता है। राहुल भी ना आओ देखता है ना ताव और सीधे उससे कहता है, अगर ऐसा है तो तुम सीधे अपनी बेटी सोनाक्षी को ही पैसे दो ना, मुझे नहीं पता कैसे, पर अब तो मैं तुम्हारे पैसे लेने से रहा। ये बोलकर राहुल फोन काट देता है और गुस्से से लाल हो जाता है। राहुल की सांसें गुस्से से तेज हो जाती हैं और उसका अपने आप पर काबू नहीं रहता है। तभी उसके पैरों के पास सोना आकर खड़ी हो जाती है और उसकी शर्ट खींचने लगती है। राहुल लाल आंखों से उसकी ओर देखता है तो वो डर जाती है। राहुल ये भांप लेता है और वो अपने गुस्से पर काबू करता है और नीचे घुटनों के बल बैठकर उसके गालों को सहलाने लगता है। आई एम सो सॉरी बेटा, मैं आप पर गुस्सा नहीं कर रहा था। क्या आप मम्मा से बात कर रहे थे? सोना अपनी मासूम और प्यार भरी आवाज में राहुल से पूछती है। राहुल शर्मिंदा हो जाता है। उसे बुरा लगता है कि उसकी बेटी के सामने उसने उसकी मां पर गुस्सा किया। राहुल मुंह नीचे करके बोलता है, हाँ बेटा, वो आपकी मम्मी थी। क्या बोल रही थी?
वो बोल रही थी कि वो आपसे बहुत प्यार करती हैं और उन्हें आपकी याद आ रही है। ये सुनते ही सोना मुस्कुराने लगती है। बेटा, आप पापा के साथ खुश तो हो ना? आपको मम्मी की ज्यादा याद तो नहीं आती ना? सोना उसे गले लगा लेती है। राहुल की आंखों में नमी आ जाती है। फिर वो राहुल से एक मैच्योर इंसान की तरह बोलती है। पापा, सच बोलूं तो मम्मी की याद तो आती है, लेकिन मैं यहाँ पर भी खुश हूँ। पर मैं तब ज्यादा खुश रहूंगी जब हम तीनों साथ रहेंगे। राहुल सोना की बात सुनकर हैरान रह जाता है। इतनी छोटी सी बच्ची को इस तरह से समझदारी की बात करते हुए सुनने से राहुल दंग रह जाता है। वो सोना को और कस के गले लगा लेता है और सिसकियां भर के रोने लगता है। सोना उसके सर को सहलाने लगती है और बोलने लगती है, रो लो पापा, आराम से रो लो। आप मेरे पापा हो ना, इसीलिए आप रोने से मोटी बिल्ली नहीं बनोगे। राहुल के चेहरे पर रोते रोते मुस्कान आने लगती है। दोनों बाप बेटी एक दूसरे को गले लगाकर खुश हो जाते हैं। क्या मिली से मिलने वाली मदद ना लेकर राहुल ने सही किया? क्या राहुल होने वाले खर्चों का कोई उपाय निकाल पाएगा? क्या राहुल फाइनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा? इस रोमांचक कहानी में क्या होगा अगला ट्विस्ट, ये जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम के साथ। दोनों बाप बेटी एक दूसरे को गले लगाए रखते हैं। फिर राहुल धीरे से सोना के पेट पर गुदगुदी करने लगता है और सोना जोर जोर से हंसने लगती है। राहुल उसकी हंसी सुनकर बोलता है, अरे वाह, ये तो एकदम सुरीली हंसी है आपकी, कितना सुर में हंसती हो आप। फिर वो वापस उसे गुदगुदी करने लगता है। सोना जोर जोर से हंसने लगती है और हंसते हंसते बोलती है, पापा, ये हंसी मेरे पेटू से आ रही है क्योंकि वो खाली है। राहुल रुक जाता है। अरे, मेरी बच्ची को भूख लग रही है क्या? हाँ पापा। राहुल मुंह उठाकर दीवार पर टंगी घड़ी की तरफ देखता है। घड़ी दोपहर के 12 बजने का समय दिखाती है। राहुल सोना से कहता है, तो चलो आपके इस पेटू को भरते हैं और इसको और ज्यादा सुरीला बनाते हैं। चलिए हम बाहर चलकर पिज्जा खाते हैं। पिज्जा का नाम सुनते ही सोना खुश हो जाती है। पक्का? अरे हाँ बेटा, पक्का। सोना जोर जोर से ताली बजाने लगती है और चिल्लाकर कहती है, अरे वाह, बाहर जाकर पिज्जा खाएंगे। किराए के कमरे के पास ही एक रेस्टोरेंट है, जो वैसे तो एक थीम रेस्टोरेंट है, पर अंदर जाने के बाद उन्हें पता चला कि वो एक रेस्टोरेंट प्लस बार है, लेकिन इसका नाम बड़ा ही पोएटिक है, मुलाकात। रेस्टोरेंट बहुत शोरगुल वाला नहीं है। हॉल में बेतरतीब ढंग से 14 या 15 टेबल रखे हुए हैं और उसके कोने में एक बुक शेल्फ रखी हुई है। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत ही छोटा सा मंच बना हुआ है। मंच पर पियानो, गिटार और माइक्रोफोन है, लेकिन मंच एकदम खाली है। कोई वहां पर परफॉर्म नहीं कर रहा है। रेस्टोरेंट की लगभग सभी टेबल्स खचाखच भरी हुई हैं। राहुल और सोना दो लोगों की एक छोटी सी टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। वेटर के आते ही राहुल पिज्जा का ऑर्डर देता है और सोना खुश हो जाती है। सोना राहुल के साथ खेल रही है, लेकिन वो बहुत दिलचस्पी नहीं ले रही है और वो अभी भी थोड़ी थोड़ी देर में स्टेज को देखती रहती है। राहुल को थोड़ा अजीब लगा तो उसने कहा, सोना, क्या हुआ बेटा, तुम सच में उस स्टेज पर खेलना चाहती हो? मम्मा के घर में एक पियानो भी है। सोना ने स्टेज पर रखे बड़े से पियानो की ओर इशारा किया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में निराशा छा गई। उसने अपना मुंह नीचे कर लिया। जाहिर तौर पर उसे उसकी माँ की याद आ रही थी। दरअसल बच्चे ऐसे ही होते हैं, वो जिसे हमेशा फॉलो करते हैं उसे छोड़ नहीं सकते, और अगर उन्हें दूर कर दिया जाए तो वो फिर से उन्हें याद करेंगे, उन्हें मिस करेंगे। सोना को ऐसे उदास देख राहुल भी थोड़ा दुखी हुआ। धीरे धीरे सोना की आंखों में आंसू आने लगे। राहुल ने कुछ देर सोचने के बाद अपना हाथ उठाया और वेटर को बुला लिया। जी सर, बोलिए, कुछ लाना है क्या? वेटर एक सुंदर नौजवान है, जिसने राहुल से पूछने के पहले ही अपने चेहरे पर एक मुस्कान चिपका रखी है। जी हाँ, दरअसल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपका ये रेस्टोरेंट इतना फेमस है, तो आपने किसी लोकल सिंगर को यहाँ पर परफॉर्मेंस के लिए क्यों नहीं रखा हुआ? राहुल ने पूछा। वेटर ने बहुत ही आराम से जवाब दिया, सर, हमारे यहाँ परफॉर्म करने के लिए किसी सिंगर को नहीं रखते हैं। दरअसल हमारे बॉस का मानना है कि जिस किसी भी क्लाइंट को म्यूजिक में इंटरेस्ट होगा वो अपने आप स्टेज पर आकर परफॉर्म करने लगेगा। इसीलिए बॉस ने डिसाइड किया है कि किसी एक सिंगर को नहीं, बल्कि जो कोई भी सिंगर है वो यहाँ पर आकर परफॉर्म कर सकता है। इसीलिए ये स्टेज हर किसी के लिए ओपन है। अरे वाह, सही सोच है आपके बॉस की तो, राहुल खुश होकर कहता है। अभी रेस्टोरेंट में लगभग 1 दर्जन से अधिक टेबल मेहमानों से भरी हुई हैं। यहाँ तक कि दरवाजे के पास वेटिंग एरिया में 17 या 18 लोग टेबल के खाली होने का इंतजार कर रहे थे। खाने वाले या तो खा रहे थे या बातें कर रहे थे। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि राहुल और सोना, एक बाप और बेटी,
उस छोटे से स्टेज पर कदम रख चुके थे। स्टेज पर चढ़ते ही राहुल ने सोना की तरफ देखा। सोना ने ना इधर देखा ना उधर और सीधे पियानो के पास जाकर खड़ी हो गई और उसे छूने लगी। जब राहुल ने सोना को इतनी दिलचस्पी दिखाते हुए देखा तो उसने उससे पूछा, सोना बेटा, क्या आप पियानो बजा सकते हो? हाँ पापा, मैं बहुत सारे गाने बजा सकती हूँ, एक छोटी सी बच्ची ने बड़े घमंड के साथ कहा। जब कोई भी बच्चा घमंड से कुछ कहता है तो वो और भी ज्यादा मासूम दिखता है। अरे वाह, वेरी गुड, राहुल ने उसके गालों को सहलाते हुए कहा। फिर राहुल ने सोना से पूछा, फिर क्या आप पापा के लिए गाना बजाना चाहते हो? बिल्कुल पापा, मुझे तो पियानो बजाना सबसे ज्यादा पसंद है। वो पियानो के सामने रखे स्टूल पर उछलकर चढ़ती है और अपनी छोटी उंगलियों को कीज पर रखकर बजाती है। डिंग, पियानो की मधुर ध्वनि सुनाई थी और राहुल ध्यान से सुनने लगा। जिस पल पियानो बजता है, रेस्टोरेंट में खाना खाने आए सभी ग्राहकों की निगाहें छोटे से स्टेज पर टिक जाती हैं। जब उन्होंने सोना और राहुल, पिता और बेटी को मंच पर देखा तो वो कुछ उत्सुक थे, कुछ हैरान थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर एक फ्लैश में गुजर गए। उनमें से किसी ने भी पिता और बेटी की तरफ दूसरी नजर नहीं डाली। ये सभी कस्टमर्स रेस्टोरेंट के नियमित ग्राहक हैं। स्वाभाविक रूप से वो जानते हैं कि रेस्टोरेंट के मालिक ने इस छोटे से स्टेज को बनवाया ही संगीत बजाने के लिए है और उसका खुद का एक बैंड भी है। इसलिए उसने अपने मंडली के दोस्तों की सुविधा के लिए भी यह स्टेज बनवाया है। आमतौर पर कोई भी ग्राहक वास्तव में खेलने या गाने या कुछ और करने के लिए स्टेज पर ऊपर जाने की हिम्मत नहीं करता। खाने वालों की नजर में ये सिर्फ दो ग्राहक हैं जो खेल रहे थे और वो किसी भी अच्छे संगीत के बारे में नहीं सोच सकते थे। राहुल ने इन बातों की परवाह नहीं की। इस समय उसकी आंखों में केवल पियानो बजाती सोना थी। वो बस एक टक उसे ही देख रहा था। राहुल को ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया में केवल सोना पर ही फ्लैशलाइट है। डिंग, पियानो की एकदम साफ और करारी आवाज जारी रही और सामने बैठे सभी खाना खाने वाले इसे सुन सकते थे। सोना पियानो पर एक नर्सरी पोएम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बजा रही थी। हालांकि आश्चर्य की बात है कि इतना छोटा बच्चा एक गीत को इतने अच्छे और पूरी तरह से बजा सकता है, लेकिन खाने वालों को आकर्षित करने के लिए केवल इतना काफी नहीं है। पूरी ट्यून खत्म होने के बाद भी खाने वालों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, यहां तक कि किसी ने एक बार ताली भी नहीं बजाई। तभी कोने की टेबल पर बैठा एक कपल तालियां बजाने लगता है। सोना ने इन बातों की परवाह नहीं की। उसने उस कपल की तरफ देखकर अपने सिर को विनम्रता से झुकाया। फिर उसने राहुल को देखा। हालांकि वो कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव को देखते हुए ये स्पष्ट रूप से 4 बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, पापा मेरी तारीफ करो। राहुल ने अपना सिर नीचे किया और सोना को गाल पर चूमा और तारीफ करते हुए बोले, सोना बेटा, आपको तो ये इतना अच्छे से बजाना आता है। अच्छा पापा को बताओ, ये आपको किसने सिखाया? सोना ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने अपनी कमर को गर्व से सीधा किया और उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान तैर रही थी। पापा, क्या आप पियानो बजा सकते हैं? राहुल सोना के सवाल पर मुस्कुराने लगा और उसने उससे कहा, पापा आपके जैसा पियानो तो बिल्कुल नहीं बजा सकते, लेकिन हाँ, पापा गिटार बजाते हुए आपके लिए गा सकते हैं। सोना ने खुश होकर कहा, क्या ये विशेष रूप से सिर्फ आपकी बेटी सोना के लिए गाया जाएगा? राहुल मुस्कुराने लगता है, हाँ, मेरी सबसे प्यारी बेटी सोना के लिए ही बस। राहुल बेहद खुश है कि सोना उसकी जिंदगी में आई, थोड़े ही दिन के लिए सही, पर अभी वो दोनों अकेले हैं, जिसकी राहुल को ज्यादा खुशी है। यह सोचकर राहुल के मुंह ने अनजाने में एक कोमल मुस्कान बनाई, गिटार को गले लगाया, धीरे से तार खींचे और उसकी उंगलियों के फिसलने से मधुर गिटार की आवाज निकली। अभी नर्सरी राइम्स की तुलना में मधुर और तेज गिटार बजने लगा था और इसकी आवाज लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने लगी थी। राहुल अब अपनी मधुर आवाज में गाना शुरू करता है, हम रोएं हम हंसें, हमने आकाश की ओर देखा और अभी भी कुछ तारे चमक रहे हैं। सरल और स्पष्ट गिटार ध्वनि के बीच एक स्पष्ट और सुरीली आवाज सुनाई दी और इस आवाज ने लगभग तुरंत ही सबका ध्यान स्टेज की ओर खींच लिया। राहुल की आवाज बेहद मधुर है। वैसे देखा जाए तो पिछले जन्म के राहुल के जितनी अच्छी आवाज भी नहीं थी, लेकिन ये बहुत ही चुंबकीय है और ऐसा लगता है कि इसमें एक विशेष गुण है जो लोगों को जल्दी से शांत कर सकता है और अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। हमने समय का गीत गाया, तभी हमें पता चला कि एक दूसरे को कैसे गले लगाना है, ये किस लिए है। गायन जारी रहा और रेस्टोरेंट की शोर वाली आवाजें जो पहले स्टेज की तरफ देख भी नहीं रही थी, परवाह नहीं कर रही थी, अब एकदम से शांत हो चुकी थी। यहाँ तक कि बातों ही नहीं, अब खाने के बर्तनों की आवाज भी शांत हो गई, क्योंकि खाना खाने वालों का पूरा ध्यान स्टेज की तरफ हो चला था।
उन्होंने अपने खाने से ध्यान हटा लिया था। उनके चेहरों पर गहरे आश्चर्य के साथ ये गाना लगता है कि उन्होंने इससे पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था। हैरान होकर कई युवक युवतियों ने आनन फानन में फोन उठाया और उत्साह से रिकॉर्डिंग करने लगे। ये कौन गा रहा है? दूसरी मंजिल पर आराम कर रहे रेस्टोरेंट के मालिक मिस्टर रवि राहुल के सुंदर गायन से आकर्षित हुए। वो जल्दी से उतरकर नीचे आए और जब उन्होंने राहुल को छोटे स्टेज पर गाते बजाते देखा तो वो दंग रह गए और मन ही मन सोचने लगे, मैंने इस व्यक्ति को पहले नहीं देखा है, ये शायद यहाँ का नहीं है। वेटर भी वहां खड़ा खड़ा ध्यान से सुन रहा था। तभी अचानक उसे लगा कि कोई उसे खींच रहा है और उसने अपना सिर घुमाकर देखा कि उसका बॉस है। कौन है? रवि ने धीमी आवाज में पूछा। वेटर ने जवाब दिया, बॉस हमारा ग्राहक है, उस टेबल पर बैठा है और वो छोटी सी लड़की उसकी बेटी है। ओ, रवि ने राहुल को देखते हुए सर हिलाया। उसकी आंखें चमक रही हैं। क्योंकि मैं तुमसे अभी मिला था, हवा फूल उड़ाती है और बारिश की तरह आंसू बहाती है, क्योंकि मैं अलग नहीं होना चाहता। मधुर राग में सरल और सीधे गीत और धुन दर्शकों को छू गए। वो सब एकदम चुप होकर उसे सुनते रहे। राहुल का गीत उनके दिल तक पहुंच रहा था। वो सब भी उस गीत में भरी भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहे थे। गाना सुनकर उन्हें समझ में आ रहा था कि ये दो प्रेमियों का गीत है, जिसमें से दो लोग एक दूसरे को जानते थे, एक साथ रहे और अलग हो गए। क्योंकि मैं तुमसे अभी मिला हूं, 10 साल की उम्मीद छोड़ दो, अगर हम फिर से मिले तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हें याद करूंगा। गीत के अंत में भोजन करने वालों के चेहरे पर कड़वी मुस्कान दिखाई दी, क्योंकि जितना सुनते थे उतना ही लगता था कि गाया गीत उनका अपना लगता है। जब हम पहली बार मिले, चाहे हम इसे पसंद करें या ना करें, साथ रहना, चाहे वो अच्छा हो या मुश्किल, हम इसे एक साथ बिताएंगे। जैसे जैसे ये गायन धीरे धीरे धीमा होता गया, भोजन करने वालों ने पाया कि वो व्यक्ति जिसे वो भूल गए थे या अपने दिल में नहीं सोचना चाहते थे, अचानक उनके दिल में आ गया। इस समय वो चेहरा जिसे ये अपने दिल में सबसे ज्यादा याद करते हैं, धीरे धीरे स्पष्ट हो जाता है। और राहुल के गीत के साथ रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोग अपने अतीत में झांकने लग जाते हैं। अगर हम फिर से मिले तो मुझे लगता है कि मैं आपको याद रखूंगा। गीत समाप्त हो गया और रेस्टोरेंट बर्फ की तरह खामोश हो गया। राहुल ने गिटार नीचे रखा और गिटार बजाने की वजह से लाल हुई अपनी उंगलियों को सहलाने लगा। क्या यही वो टैलेंट है जिसके बल पर राहुल पैसे कमा सकता है? क्या राहुल की इस काबिलियत को रवि समझ गया है या फिर रवि उससे नाराज हो गया है? इस रोमांचक कहानी में क्या होगा अगला ट्विस्ट, ये जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम के साथ। अभी अभी जब राहुल गाना गा रहा था, उस दौरान कई लोग उसके दिमाग में कौंधे, कुछ पिछले जन्म से, कुछ इस जिंदगी से, और अंत में वो सोना पर रुक गया। शायद उस रेस्टोरेंट में बैठे ग्राहक भी राहुल का गाना सुनकर अपने पूर्व प्रेमियों के बारे में सोच रहे थे। लेकिन राहुल के लिए इस जीवन में अब सिर्फ और सिर्फ सोनाक्षी ही है। उसकी बेटी सही समय पर उसे मिली और अब उसके साथ है और खुश है। अपना सिर उठाते हुए राहुल ने अचानक पाया कि रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोग एकदम शांत थे। पूरा रेस्टोरेंट इतना ज्यादा शांत हो गया कि एक सुई के गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। सोना एक बहुत ही छोटी उम्र की बच्ची है और राहुल के गीत के बोल नहीं समझ सकती, लेकिन फिर भी वो ये बता सकती है कि गाना अच्छा है या नहीं। पापा, आपने बहुत अच्छा गाया, ये बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ, देखिए सब आपको ही देख रहे हैं। सोना का बच्चा मन अपने पिता को इतना अच्छा गाना सुनते हुए देख मचल गया और उसके छोटे हाथ जितनी जोर से ताली बजा सकते थे वो बजाने लगे। राहुल ने बड़े प्यार से सोना के गाल पर चुटकी ली और कहा, थैंक यू सो मच मेरी बच्ची। इतने में ही लंबे समय तक राहुल के गाने में डूबे रेस्टोरेंट के कस्टमर्स आखिरकार अपने होश में आए और फिर तालियां बजाने लगे। ऐसा लग रहा था कि मानो उस रेस्टोरेंट में जैसे तालियों का विस्फोट हुआ हो, ऐसे जैसे तालियों की लहर के बाद लहर। वहां बैठे अलग अलग लोग चिल्लाकर राहुल से बोलने लगे, यार ये गाना कौन सी एल्बम का है, ये बहुत अच्छा है, प्लीज इसे फिर से गाओ ना, वंस मोर वंस मोर। वहीं एक दूसरा आदमी कहता है, ये गाना बहुत शानदार है दोस्त, तुम बहुत टैलेंटेड हो। भाई क्या आपके पास कोई और गाना है, प्लीज एक और गाना सुनाओ ना। पूरा रेस्टोरेंट शांति से शोर में बदल गया। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई स्टेडियम हो। सभी रेस्टोरेंट के कस्टमर्स छोटे स्टेज पर राहुल की तरफ बड़े उत्साह के साथ देखने लगते हैं। ये गाना वाकई बहुत अच्छा है, लेकिन राहुल रेस्टोरेंट के कस्टमर्स के समर्थन के प्रति बहुत उदासीन है।
वो ये नहीं भूला था कि सोना के पियानो बजाने के खत्म करने के बाद इन सब ने कैसा व्यवहार किया था। उस साइड में बैठे कपल को छोड़कर किसी और ने तालियां नहीं बजाई, यहाँ तक कि फॉर्मेलिटी की तरह विनम्र तालियां भी नहीं। वैसे तो राहुल मूल रूप से एक कंजर्वेटिव सोच वाला व्यक्ति नहीं है, लेकिन अपनी बच्ची के प्यार की वजह से वो ऐसा सोच रहा था। राहुल को अभी उसकी बच्ची के सिवा कोई और नहीं दिख रहा था। वो उन दर्शकों की तरफ देख भी नहीं रहा था। सोना राहुल की तरफ देखती है और राहुल पहले ही उसकी तरफ देख रहा होता है। पापा, अब हम वापस टेबल पर चलें खाना खाने। राहुल उसे मना नहीं करता है। लोग अभी भी राहुल की तरफ देख रहे हैं, लेकिन वो उन सबकी बिना परवाह करे सीधे उतरता है और सोना के साथ वापस अपनी टेबल पर जाकर बैठ जाता है। क्या सोना को ये मेरा गाना पसंद आया? राहुल ने सोना को बड़ी ही कोमलता से देखा। हाँ, बहुत अच्छा लगा पापा, सोना ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। ये सुनकर राहुल की आंखें एक चौड़ी मुस्कान के कारण एकदम छोटी हो गईं। तभी सोना ने आगे कहा, मुझे तो बहुत पसंद आया पापा। अब से पापा हर दिन आपके लिए गाएंगे, ठीक है? राहुल ने सोना के सिर को सहलाते हुए कहा। ठीक है पापा। तभी सोना को कुछ ध्यान आता है। चलो पापा, हम फिंगर नॉट लगाते हैं। फिंगर नॉट? ये क्या होता है बेटा? ये मुझे मम्मा ने सिखाया पापा, ये दोस्ती के लिए होता है। चलो आप अपनी सबसे छोटी फिंगर को सामने करो। राहुल बिना सोचे समझे अपनी उंगली आगे करता है। सोना उसे अपनी सबसे छोटी उंगली से पकड़ती है और बोलती है, यह है फिंगर नॉट। अब हम दोनों फ्रेंड्स हो गए हैं, मतलब अब हम पापा बेटी के साथ साथ दोस्त भी हो गए हैं। अब हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। हम दोनों ही नॉट लगाकर वादा करते हैं। राहुल हंसने लगता है। फिर सोना आगे बोलती है, अरे पापा आप हंसो नहीं, आप भी बोलो कि दोस्ती अब टूटेगी नहीं। राहुल वैसे ही बोलता है, अब हमारी ये दोस्ती जन्मों तक नहीं टूटेगी। राहुल फिर से हंसने लगता है। राहुल ने उस रेस्टोरेंट में आए कस्टमर्स को नजरअंदाज कर दिया था और सोना के साथ खाना खाने के लिए वापस अपनी टेबल पर आकर बैठ गया था। वो खाना खाने वाले खुश नहीं थे, क्योंकि इतना अच्छा गाना उन्होंने आज तक नहीं सुना था। लेकिन अब उनका मन नहीं भरा था और उन्हें और सुनना है। अरे दोस्त, तुम किस एंटरटेनमेंट एजेंसी से हो? यार, क्या तुम एक नया गाना गा रहे हो? अरे यार, क्या तुम मुझे इस गाने का नाम बता सकते हो? थोड़ी देर के लिए सारे लोग नियंत्रण से बाहर हो गए और कई लोग डिनर करना बंद करके बकबक करते हुए राहुल की डाइनिंग टेबल तक पहुंच गए। अचानक इतने सारे लोगों को अपनी तरफ आता देखकर सोना ने डर के मारे राहुल की बांह को कसकर पकड़ लिया। सोना के चेहरे पर डर देखकर राहुल की भौहें तन गईं। वो अचानक खड़ा हुआ और चिल्लाया, गाइस, दैट्स इनफ। उसकी आवाज बहुत तेज थी और गुस्से से भरी हुई थी। राहुल के चिल्लाने से सारे लोग एकदम दंग रह गए। हम यहाँ खाने के लिए आए हैं, रेस्टोरेंट में गाने के लिए नहीं। राहुल ने उन सबकी तरफ उदासीनता से देखा। मैं चाहता हूं कि आप सब मुझे और मेरी बेटी को शांति से खाना खाने दें और कृपया चुप रहें, धन्यवाद। राहुल गुस्से में लाल हो गया था। इतने में पास ही खड़ा रेस्टोरेंट का मालिक रवि आगे आता है। ठीक है, चलिए आप सब वापस अपनी अपनी टेबल्स पर बैठ जाएं और अपना खाना एंजॉय कीजिए। प्लीज बैठ जाइए। रवि ने भोजन करने वालों को दोस्ताना तरीके से समझाया और उन्हें अपनी सीट पर लौटने की रिक्वेस्ट की। प्लीज आप सब शांति से वापस खाना खाइए। मैं रवि, इस रेस्टोरेंट का मालिक, आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं। सभी वापस जाकर बैठने लगते हैं। हाय, मेरा नाम रवि है, मैं इस रेस्टोरेंट का मालिक हूं। आपका नाम क्या है? सारे कस्टमर्स को विदा करने के बाद रवि अपने चेहरे पर एक कोमल मुस्कान के साथ सीधे राहुल के पास आया और अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। राहुल ने रवि को पहले देखा था। आखिरकार जो व्यक्ति रेस्टोरेंट में वेटरों को आदेश दे रहा था वो बॉस नहीं होगा तो कौन होगा? जी, मेरा नाम राहुल है। राहुल ने अपना हाथ बढ़ाया और रवि से अपना हाथ मिलाया और कहा, थैंक यू ये सब संभालने के लिए। अरे इस सब की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी इन सब वजहों से हमारे रेस्टोरेंट में आपको खाना खाते समय शांति नहीं मिल पा रही है। इसके लिए आई एम सॉरी। अरे आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? राहुल ने विनम्रता से कहा। रवि ने सोना को देखकर अपना हाथ लहराया। क्या ये आपकी बेटी है? जी हाँ, ये मेरी बेटी सोनाक्षी है। राहुल सोना की तरफ मुड़ता है और कहता है, सोना बेटा, रवि अंकल को हाय बोलो। सोना ने धीरे से शर्माते हुए अपना सिर उठाया और उसने डरते हुए कहा, हेलो अंकल। अरे कितनी प्यारी बच्ची है तो, सो क्यूट। रवि सोना को देखकर मुस्कुराया और अपनी जेब से एक चॉकलेट निकालकर सोना को दे दी। चॉकलेट देखते ही सोना के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो ये देखकर खुश हो गई कि राहुल के साथ आने के बाद उसे पहली बार किसी ने चॉकलेट दी है। नहीं तो जब वो अपनी माँ के साथ रहती थी तो उसे रोज कोई ना कोई टॉफी या चॉकलेट दे ही देता था।
अरे वाह सोना, आप जल्दी से रवि अंकल को थैंक यू बोल दो। आखिर रवि सोना के लिए इतना अच्छा क्यों बन रहा था जिससे वो केवल एक बार मिला है? लेकिन राहुल ने रवि के इस गिफ्ट को सोना को अस्वीकार नहीं करने दिया। थैंक यू रवि अंकल। सोना तो बहुत अच्छा बच्चा है। रवि कोई मूर्ख नहीं है। वो सोना के लिए राहुल के प्यार को देख सकता है। अगर वो जल्द से जल्द राहुल के करीब जाना चाहता है तो सोना के जरिए पहुंचना सबसे आसान और अच्छा है। पापा इसका रैपर खोल दीजिए प्लीज। राहुल रैपर खोलकर सोना को देता है। सोना के चेहरे पर एक अलग सी हंसी आती है। उसे इतना खुश देख राहुल सोच में पड़ जाता है। वो मनी मन सोचने लगता है, ये इतनी छोटी सी चीज से कितना खुश हो रही है। ये बहुत छोटी छोटी खुशी है, पर इसके लिए कितनी बड़ी है। क्या मैं इसे अच्छे से संभाल पाऊंगा? अभी तो मैं सिर्फ इसके खाने और रहने का इंतजाम कर सका हूँ। मुझे इसकी बाकी सारी चीजें भी तो दिलवानी है, जैसे कपड़े, जूते, बैग। राहुल ये सब सोना को चॉकलेट खाते हुए देखकर सोचता है। अभी भी इसने वही कपड़े पहन रखे हैं जो ये पहले दिन पहन कर आई थी। राहुल अभी भी अपने ख्यालों में खोया हुआ था। तभी पास खड़ा रवि उसे हिलाकर कहता है, राहुल। राहुल वापस होश में आता है और रवि से बोलता है, थैंक यू फॉर द चॉकलेट रवि सर। राहुल उसे सच्चे दिल से धन्यवाद बोलता है। अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है। तभी रवि सोना की तरफ देखकर राहुल से कहता है, मेरी बेटी की उम्र भी सोना जितनी ही है। जब मैंने सोना को देखा तो मुझे अपनी बेटी की याद आ गई। तभी राहुल की टेबल पर वही कपल जिसने सोना के पियानो पर तालियां बजाई थी, वो कपल वहां आता है। राहुल उन्हें देखकर मुस्कुराता है। उसमें से लड़की राहुल के पास आकर हाथ मिलाती है और कहती है, आपने बहुत अच्छा गाना गाया, लेकिन आपकी बच्ची ने आपसे भी अच्छा पियानो बजाया। राहुल के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। फिर वो लड़की आगे बोलती है, क्या मैं आपकी बच्ची के साथ एक सेल्फी ले लूं? बस यही वो समय था जब राहुल ने पहली बार एक पिता के गर्व के होने का अनुभव किया था। जी जी बिल्कुल, राहुल गर्व के साथ कहता है। वो महिला सोना के पास जाती है और सोना के साथ सेल्फी क्लिक करती है। ये सब देखकर राहुल मुस्कुराता है। सोना फोटो में तो मुस्कुराती है, लेकिन फोटो क्लिक होते ही वापस चॉकलेट खाने में लग जाती है। वो लड़की ये देखती है और जोर जोर से हंसने लगती है। राहुल की तरफ पलटकर कहती है, शी इज सो क्यूट। ये बोलकर वो लड़की सबसे बाय कहती है और वहां से निकल जाती है। उसके जाते ही रवि राहुल से कहता है, मुझे लगता है कि लोग आपको डिस्टर्ब करते ही रहेंगे। क्यों ना आप मेरे साथ ऊपर मेरे पर्सनल रूम में चलें? आपका खाना मैं वहीं मंगवा देता हूँ। अच्छा रहेगा आपके और सोनाक्षी के लिए, उसे भी आराम से खाने को मिल जाएगा। राहुल पहले तो सोचता है कि वो मना कर दे, पर फिर वो पूरे रेस्टोरेंट में एक बार नजर दौड़ाकर देखता है तो लोग इसी की तरफ देख रहे होते हैं। तभी उसे समझ आता है कि शांति से खाना खाने के लिए ऊपर जाना ही सही है। वो रवि का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। वो जाकर सोना को अपनी गोद में उठाता है और रवि के पीछे पीछे रेस्टोरेंट के ऊपरी मंजिल पर चला जाता है। आखिर रवि राहुल से करीबी क्यों बढ़ा रहा है? क्या वो राहुल से कोई काम करवाना चाहता है? क्या उसके इस मीठे व्यवहार के पीछे कोई चाल है? इस रोमांचक कहानी में क्या होगा अगला ट्विस्ट, ये जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम के साथ।